हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम समझेंगे सॉलिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं कि सारी प्रॉपर्टी बहुत ही इजी और सिंपल वे में। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं मेटल्स क्या होते हैं। ओके, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन सबको समझते हुए फिर मैं आपसे सॉलिड स्टेट समझूंगा, आपको बताऊंगा। फिर समझिए, हम सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं। मेटल क्या होते हैं, आप ये बताते हो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस वॉल्यूम, और जिसके पास मास होता है उसको आप मेटल कहते हो। एक क्या होता है फिजिकल बेसिस पर आप बता रहे हो, ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हो फिजिकल बेसिस पर आप इसको बता रहे हो। तो हम फिजिकल बेसिस पर इसी को मेटल को आगे हम सब क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में मेनली। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा और भी ढेर सारे होते हैं, लेकिन मेनली दो और हैं जिसको हमें यहाँ समझना चाहिए। प्लाज्मा, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड क्या होते हैं जिसमें जिसको आपका इंटरनल का डिस्टेंस के बेस पर या उसके प्रॉपर्टी के बेस पर हम कहें तो इसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है। लेकिन जो प्लाज्मा क्या होते हैं, प्लाज्मा कोई भी एटम्स है, उसमें न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आप कंसिडर कर लो ढेर सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने 8 बनाए हैं। तो हाई टेम्परेचर लगभग 10⁵ टू 10⁶ केल्विन इसको टेम्परेचर देने पर क्या होता है, इसके एटम्स का न्यूक्लियस एक साइड और इलेक्ट्रॉन्स अदर साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, इसको कर्नल बोलते हैं, न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन में ओवरऑल सिस्टम क्या है, हमारा न्यूट्रल है, ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल है। और अब जो नया मैटर्स बना जिसमें न्यूक्लियस अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग, इसी को कहते हैं प्लाज्मा। जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, एनर्जी होती है, वो प्लाज्मा के कारण ही वो ऐसा करते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, एयर होता है, एयर का प्रेशर 10⁵ टाइम्स, 1 लाख गुना आप डिक्रीज करने के बाद इसका टेम्परेचर कूल डाउन करो। ध्यान देना, पहले प्रेशर आपको पीटी करना है, पीटी आपको पीटी करना है, क्या करना है, पहले पी डिक्रीज करना है, टी डिक्रीज करना है। पी कितना, 10 पावर इतना टाइम्स इसको डिक्रीज करोगे, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में डिक्रीज करने के बाद आपको एक लिक्विड मटेरियल्स मिलता है जिसको बी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे एकेडमिक टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, इस पर एक मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाऊंगा जो स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में होगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए आज हम समझते हैं सॉलिड के बारे में। आज हमारे टॉपिक का जो दूल्हा है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के बारे में समझने से पहले आपको हम क्लास 9 में ले चलते हैं। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन ने यही बताकर न्यूटन चले गए। न्यूटन ने क्या बताया कि फोर्स इज क्या होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना कम फोर्स होगा। मीन्स सॉलिड में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट होता है। आप पहले फोर्स नहीं बताओगे, प्लीज पहले आप फोर्स नहीं बताओ, पहले इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बताओगे, क्योंकि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस पर ही फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड डिस्टेंस नहीं करता। फोर्स किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। तो पहले आप बताओगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होता है, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होने के कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा। और वॉल्यूम मिनिमम होगा, मास तो फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, तो आप जानते हो डेंसिटी D इक्वल टू m
ओवर बी, मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। फिर सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होता है, सो देयर वॉल्यूम इज लेसर। तो ये हो गया, हम सॉलिड के बारे में थोड़ा सा समझिए। अब सारी चीज़ों को, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान देना, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसको हम आर कहते हैं मिनिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आती है रिजिडिटी की प्रॉपर्टी आती है। क्या होती है, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रिजिडिटी क्या होता है ये आपको तो समझ में आता ही होगा। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी में क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर, कोई ये सिस्टम है इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करने पर इसमें ओवरऑल ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करे, लेकिन इसमें कोई चेंजेस ना हो। इसका एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए और बी, ये दोनों पार्टिकल, मान लो दो पार्टिकल यहाँ बनाते ए और बी, इनमें एक दूसरे में कोई रिलेटिव चेंजेस ना हो, तो ऐसे को ही रिजिड करते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं। इस सॉलिड का आपको समझ में आ गया। तो सॉलिड में आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होते हैं, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, तो अरेंजमेंट देखने पर पता चला भैया बाहर से दिखने में पूरा फैमिली एक जैसा लगता है, रियल में एक जैसे नहीं होते हैं। तो अरेंजमेंट के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। और ये देखा गया कि ये टू टाइप्स में, एक में क्या होता है डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, और दूसरे में क्या होता है इनडेफिनेट अरेंजमेंट या नॉन डेफिनेट अरेंजमेंट, इनडेफिनेट या नॉन डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट होता है उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा गया, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा गया। और जिसमें अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होता है इनको एमॉर्फस कहा गया। क्या कहा गया, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, उनको एमॉर्फस सॉलिड कहा गया। ठीक है, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इनके बारे में इनका जो नाम होता है एक ग्रीक वर्ड से आया है। ये जो एमॉर्फस है एक ग्रीक वर्ड आया है जिसका नाम होता है एमॉर्फस। ठीक है, एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, ए का मतलब नो या नॉन, नो या नॉन होता है। मॉर्फो का मतलब होता है शेप या फॉर्म, ध्यान देना। तो जिसमें कोई शेप या फॉर्म ना हो उसको हम कहते हैं एमॉर्फस, और जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट हो, डेफिनेट शेप और फॉर्म हो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, अरेंजमेंट फिक्स होता है, डिफरेंट होता है, और ये अरेंजमेंट पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली होते हैं, एक जैसे होते हैं पूरे सिस्टम में, इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट इनका होता है। अब इनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्स, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स होने के कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है, जो डिफरेंट अरेंजमेंट है इनके बीच जो फोर्स लगा हुआ है वो फिक्स है। तो इनको अगर आप नाइफ से कट करते हो, मान लो ये आपका नाइफ हो गया, ठीक है, ये आपका नाइफ हो गया, इससे आप इसको कट करते हो तो क्या होता है, इसका आपको क्लीन कट आपको मिलता है, क्लीन कट या स्मूथ कट आपको मिलता है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प का मतलब एक फिक्स पॉइंट, जैसे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कोई हम लेते हैं 700 डिग्री केल्विन हो गया, तो एग्जैक्ट 700 डिग्री केल्विन पे मेल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, तो इसको शार्प कहते हैं, मतलब फिक्स एक पॉइंट पर अगर इनका मेल्ट हो रहे हैं या बॉयल हो रहे हैं तो उसको कहते हैं शार्प। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। और इनके बारे में और क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। यही असली वाले होते हैं, बाकी असली वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, डेंसिटी मिनिमम होता है, ए स्टेबल होता है, रिलेटिवली स्टेबल होता है। किसके कंपेरिजन में,
क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेबल होता है, एमॉर्फस सॉलिड के कंपैरिजन में स्टेबल होते हैं। ये रही इसके कुछ प्रॉपर्टी जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखा। अब हम यहाँ देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड के। तो एमॉर्फस सॉलिड को देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने बताया एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। आइए उसको देखते हैं, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं NaCl का क्रिस्टल बना रहा हूँ और यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझ लें, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने बताया एन आइसोट्रॉपिक। ट्रॉप का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। और आइसो का मीन्स होता है सेम। एम ए या एन लग गया तो नॉन या नो, नॉन मतलब डायरेक्शन सेम न हो, मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट न हो। डायरेक्शन चेंज होने पर, अगर डायरेक्शन चेंज होने पर प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको एनाइसोट्रॉपिक। और डायरेक्शन चेंज न हो, डायरेक्शन चेंज करने पर भी अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। मीन्स डायरेक्शन चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसको एनाइसोट्रॉपिक। डायरेक्शन चेंज करने पर प्रॉपर्टी में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होते, उसको आइसोट्रॉपिक। ध्यान देना, अगर हम लाइट इधर से पास करेंगे तो Na+Cl- Na+Cl- ऐसा मिला अल्टरनेट। लेकिन अगर आप कंसिडर करो कि हम लाइट यहाँ से पास कराते हैं, आपको क्यों क्या मिला, सब Cl-, ए अरेंजमेंट ए है, ए बी। हम ए से, अगर ए से लाइट को पास कराएंगे तो Na+Cl- अल्टरनेट अपोजिट टाइम्स मिलेंगे। पॉइंट बी से हम लाइट पास करेंगे तो Cl- मिलेंगे। और हम अगर इस डायरेक्शन से लाइट पास करेंगे तो कौन सा हमें मिलेगा, हमें सब Na+ मिलेगा। मीन्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन चेंज किया, अलग अलग अरेंजमेंट। ओवरऑल सिस्टम का अरेंजमेंट तो फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या शो करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओके, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक कहेंगे, क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं आप समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंडक्शन की बात कर सकते हो, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ। और दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, किसी मीडिया में लाइट की वेलोसिटी, मीडिया में लाइट की वेलोसिटी v और इनर्ट में वेलोसिटी c होता है, इसके रेशियो को ही इंडक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो ये हो गया, मैंने आपको समझाया एन आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट शो करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद का, ध्यान समझना। अब थोड़ा कलर चेंज कर ले, रंग बिरंगा होना चाहिए। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। मैंने इसके नाम को बताया, ए एमॉर्फस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब नॉन फॉर्म या नॉन शेप। मीन्स नॉन या नो फॉर्म या कोई शेप इसकी ना हो तो उसको हम एमॉर्फस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये क्या होते हैं, आपने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बारे में सुना। किशोर कुमार, जो किशोर कुमार थे, इन्होंने कहीं से म्यूजिक, किसी से कहीं से गाना सीखा नहीं, जबकि जो रफ़ी साहब थे इन्होंने गाना सीखा था। तो कुमार साहब थे, ये ट्रू क्रिस्टलाइन थे, ट्रू सॉलिड, मतलब ये जन्मजात इनमें प्रॉपर्टी थी, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ये क्रिस्टलाइन जैसा शो करे। तो जो रफ़ी साहब थे इनको इन्होंने सीखा, सीखने को आप ट्रेनिंग देना कह सकते हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग लिया था तो ये क्या हो गए, ये एमॉर्फस हो गए, मतलब एक क्रिस्टलाइन थे नहीं, इनको ट्रेनिंग देकर एमॉर्फस बनाया गया, इनको ट्रेनिंग देकर सिंगल बनाया गया। ठीक है, आप ऐसे आप इसको समझ सकते हो। हाँ, अब इसके बाद मैं आपको समझा, प्लीज इसका मैं क्यों समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, इसका किसी प्रकार से किसी का अपमान या कुछ करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, इसको ध्यान में रखना। हाँ, ध्यान देना, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर होता है।
इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर गलती से रेगुलर हो जाए तो बहुत ही शॉर्ट रेंज तक उनकी रेगुलरिटी होती है, इनका जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक होता है। पहला जो कंडीशन है इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, अगर रेगुलरिटी कहीं पर अरेंजमेंट में शो करते तो पर्टिकुलर पॉइंट तक ही होगा। इनमें कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, इनमें कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। इसमें क्या होता है, ग्लास टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, ग्लास टेम्परेचर होता है। ग्लास टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाइड होना लगे, मीन्स कोई भी एमॉर्फस एमॉर्फस कोई भी एमॉर्फस लिक्विड जिस टेम्परेचर पर वो क्या हो, सॉलिडिफाइड होना शुरू कर दे, सॉलिड होना शुरू कर दे, उसको जीटी बोलते हैं। ठीक है ना, जीटी ग्लास टेम्परेचर बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज में होता है। मीन्स जैसे मान लो 250 टू 300 डिग्री तक एक सॉलिडिफाइड हो रहा है, तो इसका ग्लास टेम्परेचर क्या होगा, 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये हो गया ग्लास टेम्परेचर क्या होता है। और अगली पॉइंट देखें, ए लेस स्टेबल होते हैं किसके कंपेरिजन में, क्रिस्टलाइन के कंपेरिजन में। इनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड। क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड इनको कहा जाता है। इनको अगर आप कट करोगे तो कट करने पर ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये कट करने पर क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी को अगर हम बताएं तो ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब मैं इनके बारे में एक ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, प्लीज आप लोग समझिएगा। ठीक है, या फिर कंपटीशन के व्यू से भी मैं बता रहा हूँ। ये मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर टाइम, दूसरा ग्राफ खींच रहा हूँ एमॉर्फस के लिए। ठीक है, ये भी टेम्परेचर और टाइम। तो सबसे पहले ए बी सी डी, ए बी सी। सबसे पहले एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ग्राफ है किसके बीच खींचा गया है, ये ग्राफ किसके बीच खींचा गया, आप लोग बताओ। टाइम टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर टाइम के बीच। आप बताओगे सर टेम्परेचर टाइम के बीच, नहीं भैया ऐसी गलती मत करना। ग्राफ हमेशा एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। तो पहले एक्स एक्सिस पर कौन सा है, टाइम, वाई एक्सिस पर कौन सा है, टेम्परेचर। तो आप बताओगे टाइम एंड टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ खींचा गया है। ओके, ग्राफ ए टू बी का हम डायरेक्शन बता रहे हैं, अब यहाँ से आप बताना। ये जो ग्राफ है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है, किसके लिए, क्रिस्टलाइन के लिए है। और ये जो ग्राफ है एमॉर्फस के लिए है, एमॉर्फस के लिए एक ग्राफ है। ओके, ध्यान देना, पॉइंट ए टू बी जाने पर, पॉइंट ए टू बी जाने पर, फिर सी टू डी जाने पर क्या होता है, पॉइंट ए टू बी आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट ए टू बी, ए से बी की ओर आप जा रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद अभी यहाँ पर किस फॉर्म में, पॉइंट ए पर जो हमारा कंपाउंड है वो लिक्विड में है, किस फॉर्म में, लिक्विड में। पॉइंट ए टू बी जब जा रहा है तो लिक्विड के मालिक्यूल्स दूर दूर हैं, अभी दूर दूर हैं लिक्विड के मालिक्यूल्स। ठीक है, टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर अगर आप कम करोगे, टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, लिक्विड के मालिक्यूल्स थोड़ा पास पास आएंगे, लिक्विड के मालिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा पास पास आएंगे। और लिक्विड के मालिक्यूल्स पास पास आने के बाद और भी टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, एकदम पास पास आ जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से देना, पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी क्या हो रहे हैं, मालिक्यूल्स क्लोजर हो रहे हैं। बी टू सी क्या हो रहे हैं, बी पर जैसे पहुंचा कौन सा प्रोसेस शुरू होगा, क्रिस्टलाइजेशन। पॉइंट बी से क्रिस्टलाइजेशन शुरू हुआ, पॉइंट बी टू सी से क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट सी पर कंप्लीट हो गया। और पॉइंट सी टू डी जाने पर टेम्परेचर फिर हमने डिक्रीज किया तो क्या हो गया, रिजिडिटी आई। अभी आपको नहीं समझ में आया क्या हुआ, ध्यान से देखना। पॉइंट ए टू बी गया, टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लिक्विड के मालिक्यूल, जैसे हम यहाँ आपको बताए, लिक्विड के मालिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास आ रहे हैं, लिक्विड के मालिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं।
ठीक है। जैसे आपने क्लोजर किया और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इसके लिक्विड के मालिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, और आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या हो रहा है, एकदम पास पास आ, एकदम पास पास आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वो क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स पॉइंट ए टू बी जाने पर, पॉइंट ए टू बी जाने पर ये क्या हो रहे हैं, क्लोजर हो रहे हैं। पॉइंट बी टू सी जाने पर क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। और सी टू डी जाने पर रिजिडिटी बढ़ रही है। ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में हो सकता है, एक सवाल आपके मन में हो सकता है, वो सवाल ये आपके मन में होना चाहिए कि अगर पॉइंट बी टू सी जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि सी टू डी अगर जा रहे हैं, सी टू डी अगर हम जा रहे हैं तो ये होना चाहिए ना, सी टू डी जाने पर उसका टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है। अगर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से उसका रिजिडिटी का क्या लेना देना है। तो ठीक है, तो ध्यान देना, हम इसको बता दें, बी टू सी जाने पर, बी टू सी जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, मालिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, पास पास होंगे तो इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा था बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ध्यान देना, टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब इस, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो ये एनर्जी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक टेम्परेचर कम करें इसकी एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बाहर हो रही है, तो ओवरऑल सिस्टम एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे। नो चेंज इन टेम्परेचर, ओके, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो समझना, पॉइंट ए टू बी जाने पर मालिक्यूल्स क्लोजर होते हैं, बी टू सी जाने पर क्रिस्टलाइजेशन, पॉइंट सी पर कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन होता है, सी टू डी जाने पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा वो पास पास आएंगे, और एकदम पास आएंगे तो यही तो हो गया रिजिडिटी, वो ठोस हो गए, रिजिडिटी हो गई। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉइंट बी और पॉइंट जो सी होगा जहां क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो रहा है, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या तो फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर। ये जो टेम्परेचर होगा पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर पॉइंट सी पर जो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा। ये थोड़ा एडवांस चीज है, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको मैंने इसलिए बताया कि आप इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं आता हूँ, एक ग्राफ खींचता हूँ। एक ग्राफ भी किसके बीच है, टाइम और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ है। ठीक है, टाइम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, और ये पॉइंट क्या है, जीटी ग्लास टेम्परेचर है। ध्यान देना, इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे आप कूल डाउन करते जाते हो, कूल डाउन करते जाओ, स्लोली स्लोली कूल डाउन करते हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एमॉर्फस फॉर्म में होता है। क्या होता है, एमॉर्फस फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, एक्चुअली लिक्विड होता है, लिक्विड को आप कन्वर्ट करते हो सॉलिड में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ओके, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड को आप धीरे धीरे स्लो करके आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। तो दोस्तों ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। अब मैं आएंगे इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है दो तरीके से किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा होता है नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स।
ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दो बेस, एक किस बेस पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड किस पर करेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप बोलो चाहे नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलो, दोनों एक जैसे हैं। इस बेस पे फोर टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होते हैं आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, और लास्ट होता है कोवैलेंट नेटवर्क। इसको नेटवर्क बोलो चाहे कोवैलेंट बोलो या तो जैंट सॉलिड। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखना ना भूलिएगा। सारी बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कौन स्टेबल होता है, किसी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कौन गैस के फॉर्म में होता है, कौन सॉलिड कौन लिक्विड के फॉर्म में होता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।